अभियान हम लोगों ने 2 अक्टूबर गांधी बितिहरवा आश्रम से शुरू किया है। आज करीब 113-14 दिन हो गए उसको पैदल चलते हुए। हम लोग पश्चिम चंपारण से हम लोगों ने शुरू किया है। करीब 48 दिन में पश्चिम चंपारण में था। उसके बाद 50 दिन पूर्वी चंपारण और शिवहर में, 50-52 दिन, और पिछले 5-6 दिनों से मैं गोपालगंज में आपके ज़िले में चल रहा हूँ। उसी के क्रम में मैं बैकुंठपुर से घुसा हूँ। बैकुंठपुर, सिद्धवलिया होते हुए, बरौली होते हुए यहाँ पर मैं माझा थावे में अभी पहुँचा हूँ। अभी तक जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, गोपालगंज के जिला की जो स्थिति है, जो प्रखंडों में स्थिति है, उस पर मैं जब जिले के आधा से ज़्यादा जिला कर लेता हूँ तभी बोलना उचित होता है। क्योंकि मेरा अभी तक का अनुभव है कि कई बार जब आप जिस प्रखंड में जाते हैं जो चीज़ दिखती है, जरूरी नहीं है कि दूसरा जिला, दूसरा प्रखंड भी वैसा ही हो। लेकिन मोटे तौर पर जो अभी 110 दिन से ज़्यादा चलने के बाद जो अनुभव रहा है कि बिहार में, बिहार के समाज के नज़रिए से, लोगों के नज़रिए से यहाँ पर बेरोजगारी और पलायन लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। ये बात सबको पता है, इसके लिए नीचे पैदल चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप पैदल चलते हैं तो इस समस्या के विकरालता का, इसका आर्थिक सामाजिक पहलू है, उसकी समझ आपको आती है। मैं 110 दिन से चल रहा हूँ। जितने गांव में हम लोग गए हैं, सैकड़ों गांव में, पंचायतों में मैं गया हूँ खुद चल के। ज़्यादातर गांव में 50% से ज़्यादा युवा मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर रहते हैं। ये स्थिति है। जिन गाँव में बाढ़ की समस्या है, जहाँ पर बाढ़ आता है, वहाँ पर पलायन और भी ज़्यादा भयावह स्थिति में है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है। बेरोजगारी और पलायन के बाद दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर वो है किसानों की। जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं, उनकी जो कुछ तात्कालिक समस्याएं हैं और कुछ लॉन्ग टर्म समस्याएं उनकी जो समझ में आती हैं। पहली जो तात्कालिक समस्या पिछले कई दिनों से, जब से मैं चल रहा हूँ, लोग बता रहे हैं, वो यूरिया की किल्लत, खाद का ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी। कि यूरिया 277 रुपये का लोगों को 500 रुपये से 1200 रुपये तक देने पड़े हैं। जो क्षेत्र नेपाल के बॉर्डर से जितना करीब है, यूरिया की कीमत उतनी ही ज़्यादा है, वहाँ किल्लत उतनी ज़्यादा है। इसके साथ पोटास और डीएपी पर भी लोग 500 से 800 रुपये ब्लैक देने की बात कहते रहे हैं। जो लोग यहाँ खेती किसानी करते हैं, उनकी समस्या है जल संसाधन की। जो यहाँ पर जो वाटर मैनेजमेंट है, या तो लोगों को सूखे का सामना करना पड़ता है या बाढ़ का सामना करना पड़ता है। बिहार में कम से कम दोनों चंपारण में मैंने ये देखा कि यहाँ पर जो नहर पहले से बने हुए थे, चंपारण वो जिले हैं जहाँ नहरों का जाल पहले से रहा है, लेकिन अब वो नहर रख रखाव के अभाव में पानी की सुविधा, सिंचाई की सुविधा लोगों को नहीं मिल रही है। अगर आप इसको बिहार के आंकड़ों के नज़रिए से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 10 साल में, इस बात को नोट कर लीजिए, पिछले 10 साल में बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एश्योर्ड इरिगेशन वाली जमीन 11% से कम हो गई है। मतलब सिंचाई की सुविधा जितनी थी उससे 11% कम हो गई है। पहले 100 एकड़ में अगर सिंचाई की सुविधा थी तो आज वो 89 एकड़ में ही बच गई है। जो पहले से नहर या ट्यूबवेल थे सरकारी, वो भी रख रखाव के अभाव में खराब हो गए, बंद हो गए। इसके साथ खाद बीज की समस्या है, पानी नहीं है, बाढ़ आता है। इन सब के बावजूद जो किसानों की बदहाली की स्थिति है, वो इन वजहों से ज़्यादा इस कारण से है कि यहाँ पर जो किसान इन सारी परेशानियों के बाद उपजाता है, उसको उसकी कीमत नहीं मिलती है। जो फसल यहाँ किसान उपजाते हैं उसकी कीमत उनको नहीं मिलती है। मैं 110 दिन से चल रहा हूँ पैदल। ये वो सीजन है जिसमें गन्ना और धान दोनों की कटाई हुई है। अभी तक जितने लोग मुझे मिले हैं, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने धान की कीमत 2050 बताई हो, जो कि सरकार का समर्थन मूल्य है। ज़्यादातर लोगों ने अपना धान 1200 से 1600 रुपये क्विंटल के दर से बेचा है, जबकि धान का समर्थन मूल्य है 2050 रुपया। गन्ना को लेकर, चूंकि इन तीनों चारों जिलों में गन्ने की बड़े पैमाने पर खेती होती है, यहाँ पर 3 तरह के गन्ने के उत्पादन की बात लोगों ने बताई, जिसको टॉप वेराइटी मिल वाले बताते हैं, जिसका दाम सबसे ज़्यादा है, जो समर्थन मूल्य जिसका सबसे ज़्यादा है, उसका समर्थन मूल्य भी यूपी में, उत्तर प्रदेश के गन्ने के समर्थन मूल्य से 60 रुपये क्विंटल कम है। दूसरी समस्या जो किसानों की है, जो कैटेगरी 1 का गन्ना है, उसमें कीड़ा भी ज़्यादा लग रहा है और वो सूख भी तेजी से रहा है।
तीसरी समस्या जो किसानों ने गन्ने को लेकर बताई वो है घटतौली की, जो मिलों की मनमानी है। दोनों चंपारण, शिवहर और गोपालगंज में हर जगह लोगों ने ये बताया कि जो मिलों के बंद होने की वजह से जो मिल चल रहे हैं उनकी मनमानी है। वो जो हर ट्रेलर पे करीब करीब 5 से 7-8 क्विंटल तक घटतौली की जाती है, मतलब कम वजन करके ही पैसा दिया जाता है और किसानों के पास कोई विकल्प नहीं है कि वो उसके अलावा कुछ कर सकें। अब जो उत्पादन है उसका मूल्य नहीं मिलने की वजह से बिहार के किसानों का क्या नुकसान है, इसका मैं आपको आर्थिक पहलू बता देता हूँ। बिहार में मैंने इसका अध्ययन कराया, पिछले 100 दिन से चल रहा हूँ तो देखा मैंने कि समर्थन मूल्य किसी को नहीं मिलता है, तो इसका आर्थिक खामियाजा कितना भुगतना पड़ता है वो बताना चाहता हूँ आपको। बिहार में पिछले 10 सालों में 13% धान ही समर्थन मूल्य के पर खरीदा गया है और गेहूं के लिए ये प्रतिशत है 1, मतलब सिर्फ 1% गेहूं ही समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है। धान और गेहूं के अलावा कोई दूसरी फसल किसी भी एक छटाक भी वो समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा गया है। पंजाब के किसानों के बारे में बड़ी चर्चा होती है कि पंजाब का किसान बहुत मजबूत है, तो पंजाब के लिए ये आंकड़ा है धान के मामले में, गेहूं के मामले में 72% और धान के लिए 70%। मतलब अगर पंजाब का किसान 100 क्विंटल धान उपजाता है, गेहूं उपजाता है, तो उसमें 70% समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदती है। बिहार में 100 क्विंटल जो आप गेहूं धान उपजाते हैं उसमें 13 और 1 क्विंटल ही सरकार समर्थन मूल्य पर खरीदती है। इसका आर्थिक पक्ष ये है कि अगर सिर्फ यहाँ पर जो किसान सारे परेशानियों के बाद जो फसल उपजा रहे हैं इसका सही भाव अगर किसानों को मिल जाए, जो सरकारी भाव है वो मिल जाए, तो हर साल बिहार के किसानों को करीब करीब 25,000 करोड़ रुपया अलग से हर साल मिलना चाहिए। इसका मतलब दूसरे शब्दों में ये समझ लीजिए कि समर्थन मूल्य पर धान गेहूं नहीं खरीदे जाने की वजह से हर साल बिहार के किसानों का 25,000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। और ये राज्य का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति, कोई पत्रकार, कोई नेता इसकी चर्चा तक नहीं करता है कि इतना बड़ा नुकसान हर साल बिहार के किसानों का, बिहार के लोगों का हो रहा है। और ये पैसा बिहार सरकार को नहीं देना है, ये पैसा बिहार सरकार को सिर्फ इसका प्रोक्योरमेंट करना है, सिर्फ खरीद करनी है। ये पैसा केंद्र की सरकार उन सारे राज्यों को देती है जो कि समर्थन मूल्य पर अपने किसानों से धान, गेहूं, गन्ना, ज्वार, बाजरा वगैरह खरीदते हैं। किसान पंजाब में सरकार वहां खरीद रही है और उसका रिएम्बर्समेंट लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट करीब हर साल 5.5 लाख करोड़ रुपया राज्यों को देते हैं वो लोग, ये धान गेहूं के समर्थन मूल्य के लिए। बिहार सरकार में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, इसलिए किसी को ये लाभ मिलता नहीं है। रोजगार पलायन के और किसानों के बाद तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो शिक्षा का ध्वस्त हो जाना है। मैं रोज कहता हूं कि नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री के शासनकाल में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, ये उनके 17 साल के शासन का सबसे काला अध्याय है। ऐसा इसलिए कि मान लीजिए कि सड़क टूटी हुई है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो सड़क बन जाएगी, लेकिन शिक्षा व्यवस्था जो ध्वस्त हो गई, 2 पीढ़ियां अनपढ़ हो गई। अगर कल बिहार में अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी जो बच्चे इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल लिए, अब जीवन भर वो कभी वापस शिक्षित नहीं हो सकते हैं। उनको जीवन भर पढ़े लिखे समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा। इसलिए इस समाज में शिक्षा के प्रति जो जागरूकता नहीं है, शिक्षा पर वोटिंग नहीं होती है, शिक्षा पर चुनाव नहीं होता है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रही है बात कि सबसे बड़ा नुकसान, और इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब के बच्चों को है, गरीबों को है। क्योंकि जिसके पास थोड़ा बहुत भी आर्थिक साधन है वो तो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, लेकिन जो गरीब आदमी है उसके लिए गरीबी से निकलने का एकमात्र जरिया जो शिक्षा थी वो खत्म हो गया। जैसे हम लोग खुद जिस परिवार से आते हैं, हमारे दादा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे, तो बाबूजी हमारे पढ़े तो डॉक्टर हो गए। हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हैं फिर तभी तो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। लेकिन अगर पढ़ाई होगी ही नहीं तो कोई गरीब का बच्चा आगे निकल ही नहीं सकता है। ये दुर्दशा है, और ये दुर्दशा इसलिए है कि समता मूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने के नाम पर ये लालू नीतीश के राज में हर जगह स्कूल खोल दिया गया। ना उसकी गुणवत्ता की चिंता की गई, ना शिक्षकों की चिंता की गई। तो हुआ ये है कि जहाँ पर बिल्डिंग है वहाँ पर शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे ही नहीं है।
ये स्थिति है। तो एक शब्द में मैं आपको बताऊं तो जो 110 दिन चलने के बाद मैंने जो देखा, समझा, अनुभव किया, बिहार के स्कूलों में, विद्यालयों में खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेजेस में डिग्री बंट रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। कॉलेज में हालत ये है कि लड़के नामांकन लेते हैं, कराने जाते हैं, एडमिट कार्ड लेकर एग्जाम देने जाते हैं और वहां से रिजल्ट, डिग्री लेने जाते हैं। पढ़ाई न कॉलेज में हो रहा है न स्कूल में हो रहा है। इन तीनों के बाद यहाँ 3 बड़ी सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की जो योजना चल रही है, उस पर मैंने जो देखा वो बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी योजना चल रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जो अनाज बांटने की योजना है। पूरे 4 जिलों में मुझे कोई ऐसा लाभार्थी नहीं मिला जिसको 5 किलो अनाज मिलता है। सबको यहाँ 4 किलो या 4.5 किलो ही अनाज मिलता है। और इसकी वजह यह है, और मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड भी कीजिए, इसकी वजह यह है कि यहाँ पर प्रखंड के स्तर पर, जिले के स्तर पर जनप्रतिनिधि और अफसर मिलकर हर क्विंटल पर प्रति महीने 40 रुपए के दर से औसतन, कहीं ये 35 रुपए है, कहीं 45 रुपए है, औसतन 40 रुपए के दर से पीसी काटा जा रहा है। और इसमें विधायक शामिल हैं, ये भी बता रहा हूं आपको, विधायकों का भी उसमें पूरा व्यवस्थित तरीके से हिस्सा है। हर प्रखंड में हर महीने 15,000 से 25,000 क्विंटल अनाज आता है गरीबों के लिए। हर क्विंटल पर जनप्रतिनिधि और अफसर मिलकर 40 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा वसूलते हैं। इसकी वजह से लाभार्थियों को 5 किलो के बजाय 4 किलो अनाज ही मिल रहा है। यह है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की जमीन पर सच्चाई। दूसरी जो सबसे बड़ी योजना अभी चल रही है, बड़ी चर्चा होती है, वो है इंदिरा आवास योजना की, जिसका अब नाम प्रधानमंत्री आवास योजना है। 110 दिन में चलने के बाद जो मैंने देखा, ज्यादातर आवास योजना के जो लाभार्थी हैं वो इंदिरा आवास योजना के तहत उनको 20,000 रुपया आज से बरसों पहले मिला है। जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसमें बहुत कम लोगों को लाभ मिला है। ज्यादातर मुखिया या लोग बताते हैं कि उसका पोर्टल ही बंद है। ग्राम सभाओं में जहां पर 100-100, 200 लोगों को चिन्हित करके प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, वहां पर भी 1 या 2 लोगों को ही इसका लाभ मिल रहा है। लेकिन जो 1,40,000 रुपया इंदिरा आवास की जो व्यवस्था है, उसमें व्यवस्थित तरीके से 25,000 से 40,000 रुपया का घूस लग रहा है। जहां पर जनप्रतिनिधि पैसा ले रहे हैं वहां पर 30,000, 35,000, 40,000 रुपए। जहां पर कई जगहों पर ऐसा भी मुझे सुनने को मिला जहां जनप्रतिनिधि पैसा नहीं ले रहे हैं, ईमानदारी बरत रहे हैं, वहां पर अधिकारी तो पैसा हर जगह ले रहा है। तो 20 से 25,000 रुपया तो आपको लगेगा ही लगेगा। अगर उसमें जनप्रतिनिधि शामिल है तो 30,000, 40,000 रुपए तक लोगों को इंदिरा आवास में देना पड़ रहा है। तीसरी जो बड़ी योजना है वो शौचालय की, स्वच्छ भारत की। ये चारों जिलों में स्वच्छ भारत ODF कंप्लीट फार्स है। खुले में शौच हर गांव की आज भी सच्चाई है। मैं पैदल चल रहा हूं तो कोई पूछने की बात नहीं है, आंख के सामने दिख रहा है। रोड के दोनों साइड खुले में शौच ज्यादातर गांव में दिखा है। लोग ये बता रहे हैं कि शौचालय योजना में 2,000 से 4,000 रुपया प्रति शौचालय लाभार्थियों ने अफसरों को दिया है। उसके बदले में उनको 12,000 रुपया मिल गया। न किसी ने शौचालय बनाने की कोशिश की, न देखने की कोशिश की कि उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक और जो सरकार की, केंद्र सरकार की योजना है, जिसने मुझे यहाँ पर बहुत आश्चर्यचकित जिससे मैं हूँ, वो है मनरेगा। मेरी अपनी समझ ये थी जमीन पर आने से पहले कि बिहार जहाँ इतनी गरीबी और बेकारी है, वहाँ मनरेगा एक बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जा रहा होगा समाज की मदद के लिए, खासकर जो भूमिहीन मजदूर हैं उनकी मदद के लिए। बिहार में अभी तक 110 दिन से ज्यादा में मुझे कहीं पर भी मनरेगा का कोई काम होता नहीं दिखा। वहीं मुझे गांव में, पंचायत में ये नहीं दिखा कि ये मनरेगा के मजदूर या मनरेगा का काम चल रहा है, यहाँ पर 10, 20, 50, 100 मजदूर काम कर रहे हैं। जब इसको मैंने आंकड़ों में देखा तो आपको ये बताना चाहता हूँ, बिहार सरकार का मनरेगा का यूटिलाइजेशन 40% है। प्रिसाइसली पिछले साल 39% है। मतलब अगर बिहार सरकार के को 10,000 करोड़ रुपया दिल्ली से मनरेगा में मिल सकता था तो हम लोगों ने 4,000 करोड़ रुपया ही लिया। 6,000 करोड़ रुपया तो लाया ही नहीं, सरेंडर कर दिया दिल्ली में। यहाँ की सरकार, यहाँ के अफसर इतने मोटी चमड़ी है इनकी
कि जिस राज्य में पलायन सबसे बड़ी समस्या है, मजदूरी बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, वहां हर साल हम लोग 6 से 7 हजार करोड़ रुपया दिल्ली से ला ही नहीं रहे हैं। हमें जरूरत ही नहीं है इसकी। और जो पैसा आ रहा है मनरेगा में, उसमें पीसी का रेट है 40%। मतलब 4000 करोड़ आया, उसमें 1600 करोड़ रुपया पीसी को चला गया, लोगों को 2400 से 2500 करोड़ रुपया का काम करने का या मजदूरी मिला। तो इफेक्टिवली बिहार के भूमिहीनों को, मजदूरों को जो 10 से 12 हजार करोड़ रुपया हर साल मिलना चाहिए था, उसके बदले में सिर्फ और सिर्फ 2500 करोड़ के आसपास रुपया हर साल मिल रहा है। ये मनरेगा की सच्चाई है। ये 4 जो सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी स्कीम है, उस पर मैंने टिप्पणी आपको कर दी। 2 स्कीम जो बिहार सरकार की, जिसकी बहुत चर्चा होती है, एक है नल जल योजना। इसकी चर्चा आप लोग भी बहुत करते हैं। ये 7 निश्चय का हिस्सा था। हालांकि 7 निश्चय की ये सबसे बड़ी योजना नहीं थी, लेकिन इसकी चर्चा बहुत होती है। नल जल योजना में मैंने जो अभी तक देखा है, पश्चिम चंपारण में नल जल योजना की हालत सबसे ज्यादा खराब है। वहां 100 में 90% नल जल योजना बंद पड़ी हुई है या काम नहीं कर रहा है। पूर्वी चंपारण में स्थिति मुझे थोड़ी बेहतर दिखी। 100 में 70 काम नहीं कर रहा है, मतलब 2/3 काम नहीं कर रहा है। 25 से 30 नल जल योजना काम कर रही है। गोपालगंज में भी अभी जितने प्रखंडों में मैं घूम कर आया हूं, इसमें भी स्थिति कमोवेश पूर्वी चंपारण वाली ही है। 100 अगर नल जल की योजना है तो उसमें 70 काम नहीं कर रहा है, 25 से 30 काम कर रहा है। तो पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में जहां स्थिति रिलेटिवली थोड़ी बेहतर है, वहां पर भी 100 में 70 नल जल योजना काम नहीं कर रही है। पश्चिम चंपारण में तो स्थिति भयावह है, वहां 100 में 90 नहीं काम कर रहा है। इसके अलावा एक और जो बड़ी योजना 7 निश्चय में, जिसकी चर्चा आप लोग नहीं करते हैं, 7 निश्चय जब बनाया गया तो 80 हजार करोड़ की योजना थी नालियों और गलियों का पक्कीकरण। उस समय नल जल योजना के बारे में ऐसी सोच थी कि करीब 5 वर्ष में 25 हजार करोड़ रुपया इस पर खर्च होगा, सबको नल से पानी मिलने लगेगा। उसकी स्थिति है वो आपके सामने है। लेकिन नलियों और गलियों के पक्कीकरण के लिए उस समय का अनुमान था कि 80 हजार करोड़ रुपया इस पर खर्च किया जाएगा। नालियों और गलियों की स्कीम की स्थिति ये है कि मुझे कहीं पर भी नालियों की व्यवस्था नहीं दिखी। उस समय उस योजना में, चूंकि बनाने में हम लोग शामिल रहे हैं, योजना की परिकल्पना ये थी कि हर घर के नाली को पक्की नाली से जोड़कर एक बड़े नाले में लाया जाएगा और बड़े नाले के जरिए गांव के पानी को लाकर बाहर उसके निस्तारण की व्यवस्था की जाएगी। मुझे कोई भी ऐसा गांव नहीं मिला है अभी तक जहां घर के नालियों को बड़े नाले से जोड़ा गया हो। कहीं कहीं गांवों में रोड के किनारे बेतरतीब बनाए हुए कुछ बड़े नाले दिखे, लेकिन उन नालों में ना घरों के नालियों का पानी आ रहा है, ना उन नालों से पानी के कहीं जाकर निस्तारण की व्यवस्था है। तो ज्यादातर ऐसे बड़े नाले जो रोड के किनारे बने हुए हैं, उसमें कूड़ा करकट भरा हुआ है, उसमें नालों की नहीं, वो कूड़ेदान की तरह उसका इस्तेमाल हो रहा है। ये दिखाता है कि उस योजना के नाम पर पैसा निकाला गया है, लूट हुई है, लेकिन वो नीचे कुछ बना नहीं। गलियों के पक्कीकरण की जहां तक बात है, कोई भी गली जहां मैंने ये नहीं देखा कि 7 निश्चय योजना के तहत जहां पक्कीकरण किया गया है, जो पंचायती राज व्यवस्था के तहत पक्कीकरण पहले से किया गया है या सोलिंग की गई है ईंट की, वही स्थिति आज भी है। इसके अलावा 2 चीजें जो 7 निश्चय का बड़ा हिस्सा था कि जितने बेरोजगार युवा हैं 18 साल से 35 साल के, उनके लिए 7 निश्चय में ये घोषणा की गई थी कि जब तक उनको रोजगार नहीं मिलेगा तब तक उनको 1000 रुपया हर महीना प्रति माह उनको सहायता सरकार की ओर से मिलेगा। इस योजना की स्थिति ये है कि जो लाभार्थी हैं वो भी भूल गए, कोई पूछ ही नहीं रहा है, सब लोग भूल गया है कि कोई ऐसी योजना भी थी। यही हाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जब परिकल्पना हम लोगों ने की थी, उसमें अगर वो योजना लागू हो गई होती तो 12वीं के बाद पढ़ाई करने के लिए किसी भी परिवार को अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपने घर से पैसा नहीं देना पड़ता। इसके इक्का दुक्का मुझे बेनिफिशियरी रास्ते में मिलते हैं, लेकिन जब योजना बनाई गई थी तो उस समय अनुमान था कि करीब 1.25 करोड़ बिहार के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि इस योजना का लाभ बच्चों को इतनी संख्या में मिला है। कहीं कहीं इक्का दुक्का 1-2 लड़के मिलते हैं जिन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वगैरह में अप्लाई किया है। बेनिफिट कहीं मिलने वालों की संख्या बहुत नगण्य है। इसके अलावा 2 चीजें ऐसी है जिसके बारे में हम लोग समझते हैं कि नीतीश जी के राज में वो चीजें सुधरी हैं। वो है सड़क और बिजली।
बिजली को लेकर मैं आपको जरूर कह सकता हूं कि जहां पर भी हम लोग गए हैं वहां बिजली हमने पाई है। बिजली हर जगह, हर गांव, हर टोले में पहुंची है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। बिजली को लेकर लोगों की शिकायत ये है कि उनकी नज़र में उनका बिल गलत या बहुत ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादातर ग्रामीणों ने ये बताया कि उनका बिल 2000 से 70,000, 1-1 लाख रुपए वाला बिल भी लोग लेकर हमको मिले हैं। कई गांवों में लोग ऐसे मिले जिनका 30 घर, 40 घर, 50 घर बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है क्योंकि वो बिजली का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे भी घर मिले हैं जहां पर लोगों पर फौजदारी का मुकदमा हो गया है, लोग घर और छोड़कर भाग गए हैं बिजली के डर के मारे, बिल के डर के मारे। दूसरी एक चीज जो हम लोग समझते हैं जो नीतीश जी के सरकार में सुधरी है वो है सड़क। सड़कों की स्थिति निश्चित तौर पर नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में सुधार दिखा है, लेकिन मैं ज्यादातर चलता हूं ग्रामीण सड़कों पर, तो ग्रामीण सड़कों के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि ग्रामीण सड़कों की स्थिति पश्चिम चंपारण में तो बहुत खराब है, पूर्वी चंपारण के आधे हिस्से में स्थिति थोड़ी ठीक है, आधे में बहुत खराब है। गोपालगंज में उन दोनों जिलों के मुकाबले ग्रामीण सड़क की स्थिति मुझे थोड़ी बेहतर दिख रही है अभी तक। अब क्यों दिख रही है वो आगे जब पूरा जिला घूमेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन थोड़ी स्थिति ग्रामीण सड़क की बेहतर है। लेकिन अगर चारों पांचों जिलों को मिलाकर बोलूं तो मैं आपको ये कहूंगा कि ग्रामीण सड़कों की स्थिति को लेकर सरकार का जो दावा है कि सब सड़क बन गई है, ऐसी बात नहीं है। ग्रामीण सड़कों की स्थिति खराब ही है। कई जगह पर लोग यही बताते हैं कि जो लालू जी के राज में जैसी स्थिति थी करीब करीब वही स्थिति ग्रामीण सड़कों की आज भी है। मोटे तौर पर जितने लोगों से मैं मिला हूं, सबसे ज्यादा सुने जाने वाले जो 3 शब्द हैं वो है अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी। हर व्यक्ति ये बता रहा है कि वो अफसरशाही और अफसरों की मनमानी, उनके भ्रष्टाचार से परेशान है। दूसरी बात लोगों ने बताया कि सरकार की कोई भी ऐसी, सरकार का ऐसा कोई काम नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है जहां बिना पैसा दिए, घूस दिए कोई काम हो सकता है। और तीसरा, कोई सरकार की ऐसी योजना नहीं है जिसमें व्यवस्थित तरीके से पीसी न काटा जा रहा। तो ये 3 शब्द अफसरशाही, भ्रष्टाचार और पीसी हर जगह, हर गांव, हर पंचायत में लोगों से सुनने को मिला। एक लाइन में अगर मैं खत्म करूं तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ज्यादातर जनता जो मिल रही है हम लोगों से, उनके मन में इस सरकार को लेकर या तो उदासीनता है या गुस्सा है। मुझे कोई नहीं मिला जो कह रहा है कि भैया आप देखिए सरकार में अच्छा अब क्या होता है। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि अब इस सरकार से तो भैया कुछ नहीं होगा, बदलाव होना चाहिए। कुछ लोग इस सरकार को लेकर उदासीन हैं, कम वोकल हैं। कुछ लोग बहुत गुस्से में भी बात बोलते हैं, लेकिन इस सरकार से खुश कोई हो, बहुत कोई प्रभावित हो, बहुत आशावान हो, ऐसे लोग मुझे अभी बहुत नहीं मिले हैं। ये मेरा अभी तक का संक्षिप्त अनुभव है। अब आपके जो सवाल हैं वो आप कर सकते हैं। सर, आपने एक चीज बताया था, प्रॉब्लम आपने बताया, लेकिन सॉल्यूशन एक भी नहीं बताया कि सॉल्यूशन क्या है इसका। इसका सॉल्यूशन है बिहार की जनता। जो मैं आपको बताऊं ना बताऊं, हर गांव में जब घूम रहा हूं, पदयात्रा कर रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, तो उनको सॉल्यूशन ये बता रहा हूं कि इसका सॉल्यूशन ये है। पहले ये समझिए कि ये परेशानी है क्यों। परेशानी ये है कि ये सारी समस्याओं के बारे में लोग जानते हैं, इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन जिस दिन वो वोट करते हैं तो वो वोट इन परेशानियों पर न करके जाति पर, धर्म पर, पाकिस्तान, पुलवामा, लालू को हराना है इसलिए या मोदी को हराना है इसलिए, भाजपा को रोकना है, भाजपा के डर से लालू जी को, लालू जी के डर से भाजपा को, इस आधार पर आप वोट करते हैं। तो अगर आप इन चीजों को सुधारना चाहते हैं, जो मैं समस्याएं गिना रहा हूं, ये तो पेड़ की टहनियां हैं। इसके जड़ में यहाँ के लोगों की जो वोटिंग करने की जो पद्धति है, जो तरीका है, वो परेशानी है। लोकतंत्र को बिहार में एक तरीके से हम लोगों ने खत्म नहीं तो कमजोर जरूर कर दिया है। लोकतंत्र आपको ये बताता है कि आप किसी व्यक्ति, किसी पार्टी, किसी कार्यक्रम, किसी विचारधारा के साथ जुड़िए, उसकी मदद कीजिए, उसको वोट कीजिए, लेकिन ये भरोसा 5 साल के लिए होना चाहिए। अगर आप 5 साल में उस व्यक्ति ने, उस पार्टी ने, उस दल ने काम किया तो आप उसके साथ बने रहिए, और अगर काम नहीं किया तो लोकतंत्र और संविधान आपको ये भी कहता है कि आपके नागरिक होने के नाते ये जिम्मेवारी है कि जितनी मजबूती से आपने उस दल का, उस व्यक्ति का, उस नेता का साथ दिया है, उतनी ही मजबूती से उसका विरोध भी कीजिए। बिहार में कहीं न कहीं उस चीज को हम लोगों ने खत्म कर दिया है। यहाँ नेता का लड़का नेता होगा, मंत्री का लड़का मंत्री होगा, और लोग बरसों से 30-32 बरस से वही सरकार चलाए जा रहे हैं, वही 2 टर्म से मोदी जी चले जा रहे हैं। तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नेता भी जान गया है कि भाई काम हो न हो,
अंत आते आते जात पर, धर्म पर, पुलवामा पर या लालू जी के डर से या भाजपा के डर से ही लोग वोट करेंगे, इसलिए काम की कोई प्राथमिकता है नहीं, इसीलिए बिहार की बदहाली है। तो सोल्यूशन ये है कि बिहार की जनता जगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं पर और बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए वोट करे, तभी सुधरेगा। कोई वादा करने से या कोई डॉक्यूमेंट बनाने से, बड़ी घोषणा करने से नहीं सुधरेगा। जब तक समाज नहीं सुधरेगा, जब तक आप नहीं सुधरिएगा, तब तक कोई दल और नेता बिहार को नहीं सुधार सकता है। शराबबंदी को कितना अंक देते हैं? शराबबंदी की हालत ये है कि पत्रकारों ने सवाल पूछना बंद कर दिया है। शराबबंदी को 0 अंक देते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं पहला आदमी हूँ जिस दिन से आया हूँ उस दिन से कह रहा हूँ और कैमरे पर आज फिर से कह रहा हूँ आपके सामने भी, बिल्कुल गलत ये प्रयास है। कहीं पूरे दुनिया में इसका प्रमाण नहीं है। ये बिहार के नेता जितने हैं, पहले ये भाजपा वाले जब सत्ता में थे तो इसके समर्थन में थे, आज विपक्ष में आए तो हल्ला मचा रहे हैं। तेजस्वी यादव पहले शराबबंदी में उनको माफिया दिख रहा था, अभी जब सरकार में आ गए तो उनको माफिया नहीं दिख रहा है। मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, शराबबंदी बिल्कुल गलत है। इसका कोई फायदा न समाज को है न राज्य को है। दुनिया में, पूरी दुनिया में, भारत की बात छोड़ दीजिए, कोई कहीं प्रमाण ऐसा नहीं है कि सरकार के द्वारा लागू की गई शराबबंदी से सामाजिक या आर्थिक कोई फायदा हो सकता है। जहां तक यहाँ के नेताओं ने ये कहा, नीतीश कुमार जी ने कहीं कहा, कई जगहों पर कहते हैं कि गांधी जी ने ऐसा कहा है। मैंने ये खुली चुनौती दे रखी है और आप लोगों को भी दे रहा हूँ कि जिन्होंने, हम भी गांधी को बहुत पढ़े हैं, अगर गांधी जी का लिखा हुआ या गांधी जी का बोला हुआ कोई वक्तव्य आप मुझे दिखा दें तो आप जो कहिएगा मैं वो मान लूंगा। गांधी जी ने कहीं सरकार के द्वारा शराबबंदी की बात नहीं कही है। गांधी जी ने कई ऐसे वर्चूज की बात करी है, वेजिटेरियन होने की बात कही है, उन्होंने अहिंसा की बात करी है, उन्होंने शराब न पीने की बात करी है। सरकार के द्वारा शराबबंदी लागू करने की बात गांधी जी ने कभी नहीं कही है। नीतीश कुमार जी आधे ऐसे फेक समाजवादी हैं, गांधी की भी उनको कोई समझ नहीं है। अगर गांधी की समझ है तो हमको जारी करें, बता दें कि भाई गांधी ने यहाँ कहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार इस राज्य के एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हजारों लोग यहाँ हैं जिनको इन विषयों की बहुत ज्यादा समझ है नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार गांधी जी का कौन किताब पढ़े हैं, वो खाली ये बता दे कि कौन सा किताब पढ़े हैं गांधी का। वो हम भी तो उनके साथ ही रहते थे 3 साल, हम तो कभी नहीं देखे उनको गांधी को पढ़ते हुए। वो जिस गांधी की बात कर रहे हैं, उस गांधी की किस किताब में ये लिखा हुआ हमको दिखा दे। हम लोग भी तो पढ़े लिखे हैं भाई। यहाँ बिहार में हालत ये है कि जो नेता है उसको कुछ नहीं पढ़ने लिखने आना चाहिए, उसको कोई समझ नहीं आना चाहिए, तो अंधे में काना राजा बने हुए हैं। बिहार में आदमी कुर्ता पर गंजी पहन लिया तो उसी को आप लोग जमीनी नेता मान लेते हैं। बिहार का नेता है तो उसको पढ़ने नहीं आना चाहिए, उसको बोलने नहीं आना चाहिए। हम दिन रात, हम भोजपुरी में बोलता नहीं, हम अंग्रेजी भी बोलते हैं, हम फ्रेंच भी बोलते हैं, हम हिंदी भी बोलते हैं। और मैं चाहता हूं कि बिहार का हर लड़का इतना काबिल बने कि वो अंग्रेजी भी बोले, वो फ्रेंच भी बोले, जर्मन भी बोले। क्यों नहीं बोलना चाहिए? हम लोग भी तो यही सरकारी स्कूल से पढ़ कर गए। अगर हम बोल सकते हैं तो आप भी बोल सकते हैं। आप पढ़िएगा तभी ना कम्पीट कीजिएगा। जब आपका लड़का अंग्रेजी बोलेगा ही नहीं तो कैसे कम्पीट करेगा? वो तो मजदूरी ही ना करेगा फिर। तो ये जितने, देखिए, पिछले 30-35 साल में समाजवाद के नाम पर लालू नीतीश ने गरीबी का बंटवारा किया है। पूरे समाज को गरीब बना दो, सब हो गया समता मूलक। सारा समाज अशिक्षित हो गया तो बन गया समता मूलक। कोई नहीं, सब सारे लोग को मजदूर बना दो तो बन गया समता मूलक, सब बराबर हो गया। तो ये समाजवाद के नाम पर गरीबी, अशिक्षा और मजदूरी करने का बंटवारा किया गया है। अपनी रोटी सेक रहे हैं। आज भी बिहार में आप जाइए तो लोग क्या बात कर रहे हैं? लोग अपने बच्चों के रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। लोग नाली गली, अनाज, राशन कार्ड, इंदिरा आवास और वृद्धावस्था पेंशन, यही 5 चीज का मांग कर रहा है। इतना नीचे दबा दिया गया है कि समाज की ये सोच ही नहीं है कि इसके आगे भी दुनिया है, कि भैया 5 किलो अनाज खाने से, लेने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। आप कितना दिन भीख मांग कर 5 किलो अनाज खाते रहिएगा? आपको ये मांगना चाहिए कि हमारे बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था कीजिए, हमारे लिए रोजगार कीजिए। लेकिन लालू नीतीश के समाजवाद के मॉडल का ये खूबी है, ये उनकी काबिलियत है कि उन्होंने पूरे समाज को तैयार कर दिया कि 5 किलो अनाज लो, वृद्धावस्था 400 रुपया पेंशन पाओ, और कभी सरकार की इच्छा हुई तो नाली गली बना देगी, इसी में जियो, इसी में मरो।
इसी में रहो खुद और अपने बच्चों को भी इसी में रखो। खाली सर लालू नीतीश को ही टारगेट कर रहा है, भाजपा की भी तो सरकार यहाँ पे मिलजुल के बना के रहे हैं इतने दिनों से, उन लोगों को आप टारगेट नहीं कर रहे बिहार में। किसको टारगेट कर रही तो आपको ज्यादा ज्ञान है। हम सुबह से शाम तक बोलते हैं, हमने खुले मन से बोला है। बीजेपी का आप नाम कहीं ले नहीं। भैया बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री 32 साल में बना है? आप तो ज्यादा पत्रकार, ज्यादा आपको ज्ञान है, बताइए। अरे सुनिए ना मेरे भाई, मुख्यमंत्री यहाँ कौन रहा है पिछले 32 साल से? लालू जी रहे और नीतीश रहे हैं। बीजेपी अरे उससे पहले भी हुए हैं। हम तो रोज कह रहे हैं 50 साल से आप मर रहे हैं। लेकिन जो अब कांग्रेस को, अगर उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस को तो बिहार की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। 32 साल से जो लोग शासन कर रहे हैं और आज भी शासन करना चाहते हैं, इनके बच्चे भी शासन करना चाहते हैं, उनसे सवाल नहीं पूछा जाएगा? जिनको जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया उनसे क्या पूछिएगा भैया? और भाजपा की आपने बात कही, आप सुन नहीं रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं। हम रोज मन से कह रहे हैं कि जो लोग भी बिहार में भाजपा को वोट दे रहे हैं उनको खुली चुनौती मैंने दी हुई है कि आप काम आपने किया नहीं किया छोड़ दीजिए। मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए 9 साल में एक बैठक तक नहीं की है। आप सुनना चाहिएगा तब ना, आपके कान में तो रुइया पड़ा हुआ है, आप सुन नहीं रहे। हम हर जगह कह रहे हैं, रोज कहते हैं, आपको सुनना कहाँ है? आप प्रश्न अपना लिख के लाए हैं घर से नेता के कहने पर, तो आप तो सवाल वही कीजिएगा। हम नहीं, हम रोज ये बात कहते हैं और आपसे रिपीट कर दे रहे हैं। आपने पूछा नहीं पूछा कि भाजपा को टारगेट कर रहे हैं। हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, ना हम लालू जी को टारगेट कर रहे हैं, ना नीतीश को टारगेट कर रहे हैं, ना भाजपा को टारगेट कर रहे हैं। मैं आपको आपकी सच्चाई बता रहा हूँ कि जिसने जो काम किया पिछले 50-60 सालों में, जो करने का दावा करता है, अगर सबको सही मान लीजिए तो भी जो आज बिहार की सच्चाई है कि आप देश के सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे अशिक्षित, सबसे ज्यादा भुखमरी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाले राज्य है। और अगर आपको, हमको या किसी भी बिहार के नागरिक को इस बात के लिए ग्लानि नहीं है, शर्म नहीं आ रही है, इसका ज्ञान नहीं है, तो आपसे बड़ा दोषी कोई नहीं है। बात लालू, नीतीश, प्रशांत किशोर की और कांग्रेस और भाजपा की नहीं है, बात बिहार के बच्चों की है। नहीं तो आप इसी में लगे रहिएगा। जो भाजपा का समर्थक है वो भाजपा का झंडा लेके घूमेगा, वो मोदी जी को दोष मुक्त करेगा। जो लालू और नीतीश का समर्थक है उनका झंडा लेकर ढोएगा। हम कह रहे हैं कि भाई बिहार की स्थिति तो आज आप 28वें नंबर पर हैं। जब देश आजाद हुआ था तो 50 के दशक में बिहार टॉप 5 स्टेट में था, आज आप 28 नंबर पर हैं। तो इसका दोष किसको दिया जाएगा? इसका दोष किसको दिया जाएगा? आप बता दीजिए, उसको दोष दे देते हैं। इस पदयात्रा का उद्देश्य क्या है? पदयात्रा का उद्देश्य है समाज को, ये देखिए, ये जो पूरा अभियान है ये सामाजिक आंदोलन नहीं है, ये समाज के जरिए एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का अभियान है। समाज को ये बताना, समझाना कि अगर आपको अपने और अपने बच्चों की जिंदगी सुधारनी है तो आपको सक्रिय होकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना पड़ेगा। और उस बनाने में प्रशांत किशोर की भूमिका सूत्रधार की है। मैं रोज कहता हूं कि मैं इसका नेता नहीं हूं, मैं इसका सूत्रधार हूं। समाज का हर वो व्यक्ति जो इस व्यवस्था से खिन्न है और एक नई व्यवस्था बनाना चाहता है, वो पैसे वाला है, वो गरीब है, अमीर है, अगड़ा है, पिछड़ा है, हिंदू है, मुसलमान है, जो व्यक्ति भी इससे दुखित है, नई व्यवस्था बनाना चाहता है, उसका स्वागत है। मैं उसके घर घर जा रहा हूं, उसको हाथ जोड़ रहा हूं कि भाई आप अपने और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए आइए, इसमें कंधा लगाइए। नहीं लगाइएगा तो बैठ के एनालिसिस करते रहिएगा, कुछ सुधरने वाला नहीं है। अगर बिहार को सुधारना है तो बिहार के लोगों को ही करना पड़ेगा। पंजाब और तमिलनाडु से आकर तो बिहार को लोग सुधारेंगे नहीं। जिन राज्यों की स्थिति सुधरी है वहां के लोगों ने उसको सुधारा है, तो बिहार को भी अगर सुधारना है तो बिहार के लोगों को ही सुधारना पड़ेगा। नीतीश जी कह रहे हैं कि जो पिएगा वह मरेगा। चलिए नीतीश जी का उम्र कि जो पिएगा वह मरेगा। फिर रात भी 3 लोगों की मौत। भैया देखिए, नीतीश जी की उम्र हो गई है ज्यादा, 3 लोगों की मौत। मैं बता रहा हूं आपको, नीतीश जी की उम्र बहुत हो गई है। सामाजिक राजनीतिक तौर से अकेले पड़ गए हैं। तो आदमी घबराहट में जब बहुत उम्र हो जाती है, सामाजिक राजनीतिक तौर पर अकेले पड़ जाए और ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं जिन पर उनका खुद का भरोसा नहीं है। हम नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं, उनको 1 मिनट भी भरोसा नहीं है, उनको कोई आरजेडी से प्रेम नहीं हुआ है। पहले आप समझ लीजिए, नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं कि उन्होंने आरजेडी, आपको ये पूछना चाहिए कि भाई जिस आरजेडी का भय दिखाकर, जिस लालू जी के जंगल राज का भय दिखाकर नीतीश कुमार 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, वही नीतीश कुमार आज तेजस्वी यादव को आगे क्यों बढ़ाना चाहते हैं? वो इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि उनके बाद एक वही जंगल राज वाली व्यवस्था लागू हो जाए ताकि बिहार की जनता कहे कि एकरा से बढ़िया तो नीतीश जी रहन रे भाई।
यही एक तरीका उनके पास बचा हुआ है। लगातार कैजुअल्टी हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, लगातार कैजुअल्टी के मेरे बाद कैजुअल्टी से उनको कोई असर ही नहीं है। उनको मालूम है कि भाई अरे आप मुआवजे की बात कर रहे हैं, उनको मालूम है हमको 25 तक मुख्यमंत्री रहना है, तो 25 तक बने रहो। उसके बाद एक ऐसी व्यवस्था बना के जाओ जो हमसे भी खराब हो, ताकि हम उसमें अच्छे दिखने लगे। जैसे वो 17 साल कैसे राज कर रहे हैं, हमेशा यही कहते हैं कि याद नहीं है लालू जी के टाइम में कितना खराब था, अब थोड़ा कम खराब है। तो चाहते हैं कि उनके बाद इससे भी खराब हो जाए, ताकि लोग उनको कहे कि भैया इससे बढ़िया, कितनों कहिए नीतीश कुमार कितनों खराब थे लेकिन इससे तो बढ़िया थे। अगर नीतीश से बढ़िया कोई आ जाएगा तब तो लोग कहेंगे कि भैया इनसे जान बचा जान छूटा। तो ये नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव के लिए प्रेम नहीं है, ये नीतीश कुमार की सोची समझी समझदारी है कि हमारे बाद ऐसे आदमी को बैठा कर जाए ताकि बिहार की जनता, जिसने उनको उनकी नजर में जिसने उनको 42 पर उतार दिया, उनका राजनीतिक मान मर्दन कर दिया, तो अपनी ओर से बिहार की जनता को सीख देने के लिए कि तुम्हारे सर पर ऐसे आदमी को बैठा कर जाएंगे कि तुम आगे आने वाले सालों में याद करोगे कि इससे बढ़िया तो नीतीश से जी रहा। थोड़ा सा लिख साट के बात करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी, अब चलिए, हमारा लंच का टाइम है, हमको आगे 20 किलोमीटर भी चलना भी है। थोड़ा सा बिहार के पिछड़ेपन की बात आप कर रहे हैं, जैसे लालू जी नीतीश जी, क्यों ना आपको भी दोषी समझा जाए, क्योंकि उन्हीं लालू और नीतीश और मोदी जी के लिए आपने भी काम किया हुआ इस बिहार में। बिल्कुल, मैंने जो काम किया है वो डंके की चोट पे किया है। बहुत लोग ये सवाल करते हैं, आपको करना भी चाहिए कि भाई यही नीतीश कुमार है जिनको आपने, लालू के लिए मैंने कभी काम नहीं किया, जिनकी मदद आपने 14-15 में की है। ठीक बात है, ये सवाल का जवाब सुन लीजिए। 14-15 के नीतीश कुमार और 21-22 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है, प्रशासक के तौर पर, राजनेता के तौर पर और मानवता के आधार पर। 14-15 में जिस नीतीश कुमार की मदद मैंने की थी, उसके बारे में एक बिहार में ज्यादातर लोगों की सोच थी कि उन्होंने 2005 से 2012-13 के दौर में बिहार में कुछ करने का प्रयास किया था। नीतीश कुमार चुनाव हार गए थे, चुनाव हारे नहीं थे, उनकी पार्टी को लोकसभा में झटका लगा था। नीतीश कुमार हमसे दिसंबर 2014 में मिले दिल्ली में आकर, उनको किसी ने बताया था कि भाई मोदी जी का अभियान जिस लड़के ने किया है वो बिहार का है। तो मैंने उनको ये कहा कि साहब, अगर आप मुख्यमंत्री वहां थे और अच्छा काम कर रहे थे तो आप वापस बनिए, मांझी जी को हटाकर बनिए। आपने मांझी जी को क्यों दे दिया, आप बनिए, और चुनाव में अगर जो आपको सुविधा चाहिए, मदद चाहिए, तो हम लोग कंधा लगाएंगे। इसलिए नीतीश कुमार की मदद की, क्योंकि हमको बिहार की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। बिहार के होने के नाते मेरी समझ थी कि भाई ये आदमी वहां अच्छा काम कर रहे हैं तो काम कीजिए। उन्होंने लोकसभा हारने के बाद मांझी जी को बना दिया था, तो मेरा ये जरूर उनको प्रस्ताव था कि लोकतंत्र में आपको अधिकार नहीं है कि आपको जनता ने चुना, आप किसी दूसरे को बैठा दीजिए, आप वापस आइए, जिम्मेवारी लीजिए, चुनाव में आपकी मदद मैं करूंगा। मैंने मदद उनकी की भी, लेकिन मैंने उस नीतीश कुमार की मदद की थी जिसने 2005 से 2012-13 में काम करने का प्रयास किया था। मैंने उस नीतीश कुमार की मदद की थी जो 2014 में चुनाव नहीं हारे थे, उनकी पार्टी की सीट कम हुई थी लोकसभा में, लेकिन फिर भी उन्होंने पद से इस्तीफा देकर मांझी जी को बनाया था। आज नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं 2020 में, 2020 में नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं। 243 की सीट में उनको 42 विधायक आया है। फिर भी नीतीश कुमार की प्राथमिकता यह है कि कोई न कोई जुगत लगा के, लालटेन पकड़ के, कमल के फूल पर बैठ के किसी भी तरह मुख्यमंत्री बने रहे। तो दोनों में आपको फर्क नहीं दिख रहा है। और तीसरी बात, जिस वजह से मैं नीतीश कुमार के बिल्कुल विरोध में हूं, नीतीश कुमार को जिसकी मदद मैंने की थी, ये वो नीतीश कुमार हैं जब गैसल आसाम में एक रेल दुर्घटना हुई थी, वाजपेयी जी तब प्रधानमंत्री थे, नीतीश कुमार रेल मंत्री रहते हुए इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। वाजपेयी जी ने कहा कि इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया जाए कि भाई आपने इस्तीफा दे दिया, आप काम कीजिए, हम अस्वीकार करते हैं। नीतीश जी का बयान ये था कि भाई जहां 290 लोगों की मृत्यु हो गई उस चेयर पर मैं बैठ नहीं सकता हूं। आज वही नीतीश कुमार हैं। कोरोना के दौरान हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, लाखों बिहार के बच्चे दर दर का ठोकर खाते रहे, पैदल चलते रहे, पूरा भारत में हम लोग हंसी के पात्र बन गए। नीतीश कुमार अपने बंगले से नहीं निकले, कोई प्रयास नहीं किया कि उन बच्चों की मदद की जाए। प्रयास चाह रहे थे इस्तीफा, प्रयास चाह रहे थे कि इस्तीफा, मतलब मैंने जब बंगले से बाहर नहीं निकले, इतने लाखों लोगों की मौत हो गई, आप कह रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप सीएम से इस्तीफा चाह रहे थे कि हम इस्तीफा मांगने वाले कौन है? मैं अपना जो मूल्यांकन है उस आदमी के बारे में वो बता रहा हूँ। मेरी अपेक्षा थी कि भाई मुख्यमंत्री होने के नाते जब बिहार के लड़के रोड पर 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चल रहे थे, बाहर तो जाए। मैंने उस समय फोन पर बात भी किया है कि दिल्ली में लड़के फंसे हुए थे,
मैंने उनको ये भी सलाह दिया कि भाई कम से कम कुछ अफसरों को यहाँ बैठा दीजिए बिहार भवन में, बस से यहाँ से लड़के जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार ने लोगों को उठाकर यूपी बॉर्डर पे डंप कर दिया था। हजारों लोग तड़फड़ा रहे थे कि कैसे हम जाएं, और अगर बिहार सरकार ने 20 अफसरों को भी बैठा दिया होता दिल्ली में, 100 बसों की व्यवस्था कर दी होती, तो सारी स्थिति सुधर सकती थी। उन्होंने कोई उसका रिस्पॉन्स नहीं किया, तो उनका क्यों नहीं विरोध करेंगे। मैं और दूसरी बात, आपने जो कहा कि पहले किसकी मदद की, मैंने आपको पहले अपनी बात में कहा कि लोकतंत्र आपको ये बताता है कि आप जिस पर भी भरोसा करके मदद कर रहे कीजिए, लेकिन वो भरोसा 5 साल के लिए है। हम उनके बंधुआ मजदूर नहीं हैं। आप बंधुआ मजदूर बनकर जिसको वोट देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन हमारी जो सोच है कि हमने आपकी मदद की, आप जीत कर आए, 5 साल आपको काम करना था, आप काम कीजिएगा तो आपकी मदद करेंगे, नहीं काम कीजिएगा तो जितनी ताकत भगवान ने हमको दी है उतनी ताकत से आपका विरोध भी करेंगे। उसमें मोदी जी भी शामिल हैं और नीतीश कुमार लालू यादव भी शामिल है। हम डरते किसी से नहीं। परिवर्तन के लिए क्या आप ऑप्शन बनना चाहेंगे? हम कोई ऑप्शन नहीं है। हम बिहार की जनता को इतनी ताकतवर बिहार की जनता को बना देंगे कि बिहार की जनता ऑप्शन बन जाएगी। आप भरोसा रखिए। 10 वर्ष में सुनिए, जनता किसको वोट करेगी? सुनिए तो बता रहे हैं, जनता अपने आप को वोट करेगी। आप काहे चिंता कर रहे हैं? ऑप्शन तो 3 ही अरे है। आपको ना ऑप्शन 3 दिख रहा है, तो फिर हमारे आप में फर्क ही क्या है? तीसरा ऑप्शन, अगर जिस काम को करने के लिए देश भर लोहा मानता है, उस पर हम पर छोड़ दीजिए ना। देखिए कि जनता किसको वोट करती है। देखिए कि हम इसी जनता से, इसी बिहार की जनता से इतना सशक्त विकल्प बनवा कर दिखाएंगे कि किसी को पता नहीं चलेगा कि ऊपर से क्या गया और जमीन से क्या खिसका। हम तो 50 आदमी के साथ पैदल चल रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो आखिर इतनी घबराहट क्यों है? 25 में चुनाव लड़ना चाहेंगे? अरे छोड़िए ना भाई चुनाव की बात, सर कि इसकी चुनाव क्या की चिंता मत कीजिए आप। मैं आपसे जो कह रहा हूँ, हम तो 50 आदमी के साथ गांव-गांव चल रहे हैं। दल हमने बनाया नहीं, धरना प्रदर्शन कर नहीं रहे, किसी को गाली गलौज कर नहीं रहे। हम 50 आदमी के साथ रोड पर चल रहे हैं, तो काहे आप लोग को इतनी घबराहट है? काहे नेता घबरा रहे हैं इतना? घबराहट नहीं है, ऑप्शन नहीं घबराहट है किसी को ना। जनता को अगर अरे ऑप्शन की तलाश अरे है, जनता को छोड़िए ना बात, आप पत्रकार हैं, आपने चुनाव की बात की, तो अगर घबराहट नहीं है तो हमको घूमने दीजिए पागल की तरह गांव में। सर इसकी हम तो किसी को कुछ रोक नहीं रहे हैं। हम 50-100 आदमी के साथ अपने खर्चे पर अपना चाय पानी खिचड़ी लेकर गांव-गांव घूम रहे हैं, तो हमको घूमने दीजिए। सर 2024 को लेके क्या कहना चाहते हैं? जो इलेक्शन आ रहा है, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम कुछ नहीं संदेश देना चाहते हैं। इलेक्शन हम संदेश ये देना चाहते हैं कि इलेक्शन का काम हमने छोड़ दिया है। हम जो काम अभी कर रहे हैं, इस काम पर ही फोकस करना चाहते हैं। बिहार में बने हुए हैं, और जब तक ये व्यवस्था नहीं बना लेंगे, चाहे 2 बरस लगे कि 10 बरस, तब तक यहाँ से हिलने वाले नहीं है। 24 पे ना बोलना कोई मजबूरी है सर आपकी? 24 पे ना बोलना लोकसभा में कोई मजबूरी है? आपका दिमाग ही अलग ट्रैक पर चलता है। सर एक सवाल 24 पर नहीं बोलना किसकी मजबूरी है? किस चीज का मजबूरी? मतलब क्या संदेश देना मैं चाहते हैं? लोग क्या कर रहे हैं? आप ऐसे ही नेताओं का बात करने का के आदी हैं जो उलूल जुलूल बोलते हैं। जी। ये मेरा स्वभाव नहीं है उलूल जुलूल बोलना। हम जब बिहार में नहीं थे तो मैंने देश के हर मुद्दे पर बोला है, और बिहार के किसी मुद्दे पर मैंने एक टिप्पणी भी 4 बरस नहीं की है। जब बिहार में हैं, यहाँ गांव-गांव चल रहे हैं, तो बिहार के मुद्दे पर बोलेंगे, केरल के मुद्दे पर नहीं बोलेंगे। भारत के मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, इसलिए कि हम बिहार में आए हुए हैं। भारत के मुद्दे की चिंता आप कीजिए। सर एक आप जैसे बड़े पत्रकार भारत के मुद्दों की चिंता करें, हमको बिहार की चिंता करने दीजिए। हम जो काम कर रहे हैं उसकी चिंता हमको करने सर दीजिए। एक सवाल है, हमारा बता दीजिए। जैसे युवा को बोलते हैं कि युवा को हम रोजगार देंगे, और जब सरकार में आ जाते हैं उसी के ऊपर लाठीचार्ज करा देते हैं, तो आप आएंगे तो क्या आपकी बात की गारंटी है कि आप जाके वो काम बिल्कुल हमारी बात की गारंटी नहीं है। हम तो रोज कह रहे हैं, खड़े होकर आप सुन ही नहीं रहे हैं। आप लोग पत्रकारों में दिक्कत ये है कि बिना सुने हुए, बिना प्रिपरेशन के, जैसे यहाँ नेता बिना प्रिपरेशन के चुनाव लड़ता है, आप लोग भी पीसी में आ गए हैं सवाल करने बिना पूछे हुए, बिना प्रिपेयर किए हुए। हर मीटिंग में मैं कहता हूँ कि अगर हमने पार्टी बनाई नहीं है, हमको आप पार्टी बना भी लेंगे, अगर हमको आप वोट दे भी दीजिएगा, तब भी कुछ नहीं सुधरेगा। जब तक जनता नहीं सुधरेगी तब तक, अगर हम भी वहां पहुंच जाएंगे तो हम भी आपको ठगेंगे। हम जनता को ये सिखा रहे हैं कि आप नेताओं को अकाउंटेबल बनाइए, जवाबदेह बनाइए, कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको हटाएंगे। जब तक वो बात नहीं आएगी, नेताओं के मन में वो डर नहीं होगा कि हम जनता का काम नहीं करेंगे तो हमको जनता हरा देगी, तब तक कोई काम नहीं करेगा, चाहे प्रशांत किशोर हो या नीतीश कुमार हो।